नमस्कार। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता घर की याद पढ़ेंगे। और इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको ये निर्देशित करता हूँ कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक जरूर खोल लें, जिसके पृष्ठ संख्या 151 पर इनका जीवन परिचय है। क्योंकि जब मैं यह वीडियो डालूंगा तो हो सकता है कि यह जो पाठ आपको दिख रहा है इसमें शब्द अच्छे से न दिखें। सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली की कुछ पंक्तियां हैं। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। इनको प्रमुख मिलने वाले प्रमुख सम्मान इस प्रकार हैं। साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिल चुका है, जो 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी पर इनको मिला था। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री सम्मान से भी ये अलंकृत हुए हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 ईस्वी में हुई है। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल लेने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक से के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कवि की केंद्रीय संवेदना है। आइए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, बहन आई बाप के घर, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। इसमें पहले काव्यांश का अर्थ देखिए। कवि कह रहा है कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, और यह बारिश ऐसी है जो सुबह ही नहीं रात से ही हो रही है, एक दिन पहले से हो रही है। और इस वर्षा काल में उसके मन की कोमल भावनाएं भी जागृत हो गई हैं। ऐसी तेज वर्षा में कवि की आंखों के सामने उसका घर तैरता हुआ नजर आने लगा है, अर्थात जेल में रहने के कारण उसे अपना घर और घर के सदस्य याद आने लगते हैं।
वह घर जो उससे बहुत दूर है और खुशियों से भरा पूरा है। घर खुशी का पूर है, जो मतलब घर खुशियों से जो भरा पूरा है। कहने का भाव यह है कि कवि के जेल प्रवास के समय भयंकर वर्षा होने के कारण उसे घर की याद आने लगती है। ऐसा काव्य सौंदर्य इस प्रकार है, कवि ने सीधी व सरल भाषा में अपने मन की बात कही है और मन की व्यथा का चित्रण किया है, जिसमें सहजता और प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है। पानी गिर रहा है, वाक्य की आवृत्ति से दृश्य बिंब उभरता है। पानी गिरना, प्राण मन का घिरना लाक्षणिक अर्थों को दर्शाता है। घर नजर में तिर रहा है में अंत्यानुप्रास है। कविता तुकांत है। दूसरा काव्यांश है, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ पर कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहता है कि उसके घर में चार भाई हैं। आज उसकी विवाहिता बहन भी मायके अर्थात अपने घर आई है और उसे न पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी बहन उसके पिता के घर में ना आकर कष्ट और दुख के घर में आ गई है। कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने से घर में उदासी छा गई है। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी का आपस में गहरा प्यार संबंध है। चारों भाई बहन भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। सभी के बीच प्रेम और स्नेह का अटूट रिश्ता है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा कि घर की स्मृति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। भाइयों को भुजा और बहनों को स्नेह का प्रतीक बताया गया है। भुजा भाई में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा काव्यांश देखिए, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहीं तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यहाँ पर कवि कहता है कि उसकी माँ अनपढ़ है, अर्थात पढ़ी लिखी नहीं है। वह उसके जेल जाने के कारण दुखी और आहत है। वह अपनी माँ की ममता का उल्लेख करते हुए कहता है कि उसकी गोद में सिर रखने से उसके सारे कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात माँ के स्नेह भरे स्पर्श से कवि अपने सारे कष्ट भूल जाता है। कवि आगे कहता है कि माँ के प्यार की धारा का प्रसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। उसके स्नेह की धारा यहाँ जेल तक भी बह रही है। भाव यह है कि कवि जेल में भी माँ के स्नेह स्पर्श को अनुभव करता है। कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जिस कारण वह उसे पत्र भी नहीं लिख सकती है, इसलिए उसे अपनी माँ का कोई पत्र भी प्राप्त नहीं होता। यह काव्य सौंदर्य इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में माँ की सहजता और सरलता के साथ उसकी ममता और स्नेहिल स्पर्श का भी वर्णन किया गया है। भाषा अलंकारों से युक्त नहीं मुक्त, सरल, सहज और सुबोध है। भाषा तुकांत है। तुकांत मतलब जहाँ तुकों से अंत हो, जैसे मेरी मेरी, सिर फिर, इस धारा पसारा, आता पाता, ये तुकांत हैं, अर्थात अंतिम वाले जो शब्द हैं उसमें तुक मिल जाए। भाषा तुकांत है। माँ के लिए स्नेह धारा विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला काव्यांश है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रसता।
यहाँ पर कवि कहता है कि घर पर मेरे पिताजी यद्यपि बूढ़े हो चुके हैं, परंतु बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भी उनके हृदय में नवयुवकों जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी इतने स्वस्थ हैं कि वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं। वे अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। पिताजी में अभी भी युवाओं जैसी चुस्ती फुर्ती है। कहने का भाव यह है कि वे प्रसन्नता और उल्लास से परिपूर्ण हैं। कवि कहता है कि उनमें इतना साहस है कि वे मौत के सामने भी डटकर खड़े हो सकते हैं तथा शेर के सामने आने पर भी वे नहीं डरते। अर्थात उनके सामने कितनी भी भयंकर मुसीबत क्यों न आ जाए, वे उससे कभी नहीं घबराते। उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना है। उनके कार्यों में आंधी तूफान जैसा कंपन है। अर्थात वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान आ गया हो। कवि के कहने का भाव यह है कि पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके किसी भी कार्य पर नहीं पड़ा। आज भी उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ और अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है कि कवि ने पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन किया है। यह भाषा वही सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है, प्रभावशाली है। कविता तुकांत है। बुढ़ापा होते हुए भी बुढ़ापा नहीं आया, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है जो अभी भी में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश में उत्साह के भाव दर्शन होते हैं। अगला काव्यांश देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर जब कि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि ने अपने पिता को याद करते हुए कहा है कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठक लगाकर मुद्गर हिलाकर अर्थात व्यायाम कसरत करने के उपरांत मुद्गर का मूठ पकड़कर घर में ऊपर से नीचे आए होंगे तो मुझे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस सब बातों की स्मृति कवि को व्यथित कर देती है, दुखी कर देती है तथा बरसते पानी में कवि को घर की याद सताने लगती है। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। पुत्र वियोग में व्यथित पिता की स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्य से कवि के सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी मिलती है, जैसे गीता पाठ करना, व्यायाम करना आदि। भाषा सरलता, सहजता तथा प्रवाहमयता का गुण लिए हुए है। कविता में बिंबात्मक शैली दिखाई देती है, जैसे गीता पाठ करना, नैन जल से छाए होना, घर नज़र में तिर रहा है आदि। 260 में अनुप्रास अलंकार है। कविता तुकांत और गेयात्मक है। अगला काव्यांश देखिए। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर। यहाँ पर कवि अपने भाई बहनों को याद करते हुए कहता है कि उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। उसके भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं और बहनें प्रेम की प्रतीक हैं। इस समय जब उसके घर में उसके भाई बहन खेल रहे होंगे या खड़े होंगे तो उनके पिताजी की नज़र उन पर अवश्य गई होगी और वे उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन मुझ अभागे को न पाकर मेरा नाम लेकर आंसू बहा रहे होंगे। भाव यह है कि एक क्षण के लिए भी जिन पर बुढ़ापे का असर नहीं हुआ, जो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते, ऐसे दृढ़ एवं साहसी पिताजी अपना धैर्य खो बैठे होंगे। अपने पुत्र को मिलने वाली यातनाएं याद करके उनकी आंखों से आंसू बह निकले होंगे। कवि बेटे की स्मृति से कवि को या बेटे की स्मृति ने उन्हें रुला दिया होगा। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है।
भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। काव्यांश में पुत्र वियोग से व्यथित पिता की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। भाई के लिए भुजा उपमा का प्रयोग किया गया है। अतः भाई भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास का सहज प्रयोग है। कविता अनुभूतिपूर्ण है तथा वात्सल्य रस का मार्मिक चित्रण हुआ है। पिता के रोने का बिंब अत्यंत सजीव बन पड़ा है। अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। यहाँ पर कवि अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि मैं अपने पिता का पांचवा पुत्र हूँ। मुझे वे सदैव ही अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा अर्थात अन्य पुत्रों में श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ व हीन लग रहे हैं, क्योंकि वे तो मुझे सबसे श्रेष्ठ समझा करते थे। आज मैं भाग्यहीन जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूं। काव्यगत सौंदर्य। काव्यांश में पिता का पुत्र के प्रति तथा पुत्र का पिता के प्रति गहरे प्रेम का परिचय मिलता है। कवि ने अपने पिता के प्रति स्नेह का मार्मिक चित्रण किया है। सोने पे सुहागा मुहावरे का अच्छा प्रयोग हुआ है। बंधा बैठा हूँ में अनुप्रास अलंकार है। स्वर्ण बेटे में रूपक अलंकार है। भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। अगला काव्यांश देखिए। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कवि अपने पिता की स्थिति का अनुमान लगाकर कहता है कि उसके पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय दुखी हो रहा होगा और वे उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती होंगी कि वहाँ हमारा बेटा भवानी प्रसाद मिश्र कवि के लिए कहा गया है। अच्छी तरह से होगा, आप अपना मन छोटा कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं। वह उन्हें समझाते हुए कहती है कि वह अब आपके मन की बात समझकर और आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है, अर्थात वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का ही पालन कर रहा है। और यदि वह अपना पांव पीछे हटाता गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। और यदि वह गया है तो यह ठीक ही है, क्योंकि यह तो आपके द्वारा ही बनाया गया रास्ता है। इस काव्यगत सौंदर्य देखिए। कवि के द्वारा कल्पना आधारित यह काव्यांश मार्मिक बन पड़ा है, जिसमें माँ के दुख और उसके पुत्र पर उनके गौरवान्वित होने का वर्णन है। संवाद शैली के कारण काव्य प्रभावी और सजीव हो गया है। छंदमुक्त कविता सरल व सरस बन पड़ी है। काव्यांश में कवि ने तुकांतता का प्रयोग किया है। अगला काव्यांश है। पाँव जो पीछे हटाता, कोह को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कवि की माँ कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि जिस रास्ते पर उनका बेटा चल रहा है वह संघर्ष का रास्ता है, उसके कर्तव्य का रास्ता है। यदि वह उस पर चलने से अपना पांव पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख ही लज्जित हो जाती, अर्थात यदि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़ लेता, देश की सेवा न करता, देश प्रेम से पीछे हट जाता, तो उसकी वीरजननी को ही लज्जा आती। ऐसे समय में तुम अपनी आंखों से आंसू बहाकर उसे कायर मत बनाओ। माँ पिताजी को हिम्मत देते हुए कहती है कि अपने मन को कमजोर न करें, अपना धैर्य बनाए रखिए, अन्यथा
अन्य बच्चों का साहस भी टूट जाएगा और वो रो पड़ेंगे। कवि कहता है कि जब पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, कवि यह सोचकर करुणा से भर गया है कि अपने हृदय में वेदना छिपाना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा, अंदर ही अंदर वे कितने व्यथित हो रहे होंगे। काव्यगत सौंदर्य इसका इस प्रकार है। कवि ने अपने माता पिता की भावुकता और धैर्यशीलता का उल्लेख किया है। पिता की भावुकता हृदय स्पर्शी है। पांव पीछे हटाना तथा कोख को लजाना मुहावरों का सहज और सुंदर प्रयोग हुआ है। संवाद शैली और प्रश्न शैली के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। भाषा सरल और प्रवाहमयी है। कविता तुकांत है। अगला काव्यांश है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इसका भावार्थ देखिए। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सुंदर, आकर्षक व लोगों को खुशियां प्रदान करने वाले सावन, हे शुभ व जन को का मंगल करने वाले सावन, तुम अवश्य बरसो। तुम्हारे बरसने से जगत का उद्धार होता है, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को न बरसने दो, अर्थात वे अपने पांचवें पुत्र को याद करके दुखी न हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना नहीं। कवि आगे कहता है कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना कि मैं यहाँ पर बहुत आनंद में हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है तो इस बात की कि मैं घर में नहीं हूँ। कवि के बस कहने से ही उसका दर्द छिपा है। कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने उन्हें ढांढस बंधाने के लिए तो यह कह दिया कि बस घर में नहीं हूँ, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत कठिन है। इस दुख से मेरा जीवन दुखी है। मैं वियोग भुगत रहा हूँ जो नीरस है और नरक के समान है। इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। काव्यांश में कवि ने सावन को दूत बनाकर अपना संदेश पहुंचाया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। पुण्य सावन, पुण्य पावन तथा बस बड़ा बस में अनुप्रास अलंकार है। बस शब्द के दो अर्थ होने से यमक अलंकार भी है। काव्यांश में संबोधन शैली है तथा कविता तुकांत है। अगला काव्यांश है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है कि कवि संदेश वाहक सावन से कहता है कि हे सुंदर सजीले सावन, तुम घर जाकर मेरे पिता को ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, उनके सामने निराशा की बातें मत करना, उन्हें कहना कि मैं आनंद में हूँ, लिख पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ही मस्ती में काम कर रहा हूँ, मैं साहित्य का अध्ययन व कविताएं लिखकर नाम भी कर रहा हूँ, हर समय व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं करता, यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम उन्हें कहना कि जेल के लोग भी उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वे उसके लिए किसी प्रकार का शोक न करें, अर्थात कवि के लिए वे दुखी न हों। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस काव्यांश में कवि अपने दुख को छिपाना चाहता है, जिससे यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। सावन को संदेशवाहक बनाया गया है, जो अत्यंत प्राचीन परंपरा है। कहना की आवृत्ति से काव्य में संगीतात्मकता आ गई है। सावन को संदेशवाहक बनाए जाने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। भाषा प्रवाहपूर्ण तथा अनुभूतपूर्ण है। अगला काव्यांश देखिए, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं।
इसकी व्याख्या है, कवि सावन से कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता से कहना कि मैं यहाँ गांधी जी के निर्देश पर सूत काटता हूँ, चरखे पर सूत काटता हूँ, अर्थात देश सेवा के कार्य में व्यस्त हूँ। मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ। मेरा वजन 70 सेर हो गया है। एक सेर 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है, तो मतलब आप जान लीजिए कि 65 किलो के आसपास। कहने का भाव यह है कि हर प्रकार से यहाँ खुश हूँ, मज़े में हूँ। और कवि कहता है कि हे सावन, तुम पिताजी से यह भी कहना कि मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता और दुखों को अपने से दूर रखता हूँ। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा मस्त और निश्चिंत रहता हूँ। लेकिन तुम उनसे यह कभी मत कहना कि मैं उदास तथा निराश रहता हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती, मैं जागता रहता हूँ। तुम यह भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता भी नहीं। काव्यांश का काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। कवि अपने दुख को छिपाकर एक ऐसे चित्र का निर्माण कर रहा है जिससे उसके माता पिता दुखी न हों। भाषा तुकांत तथा प्रवाहमयी है। डट कर ठेलना तथा अस्त होना मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। 70 शेर में अनुप्रास अलंकार है। अगला काव्यांश है, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। कवि सावन को निर्देश देते हुए कहता है कि तुम उनसे यह मत कहना कि मैं एकदम चुपचाप रहता हूँ, जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, अर्थात मेरे पिता के सामने मेरे दुखों का बखान न करना। तुम उनसे यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे आदमियों को देखकर भय लगता है, मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहती। हे सजीले सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझकर बोलना, उनसे कोई व्यर्थ की बात न कहना जिससे उन्हें मेरी दुखदाई स्थिति के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह हो। ऐसा बोलना जिससे वे तुम्हारी बातों का विश्वास करें। तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय में मत बताना। यदि तुमने मेरे कष्टों का वर्णन उनके सामने कर दिया तो उनका दुख और बढ़ जाएगा। मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो, पर वे न बरसें, अर्थात मेरे पिता के बादल रूपी नैनों से दुख के आंसू न बहें। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत कहना जिससे उनको मेरी याद आए, अर्थात वे अपने पांचवें पुत्र की याद में तरसने लगें। भावार्थ यह है कि कवि की याद में उनके माता पिता तो चिंतित ही हैं, कवि भी उनकी स्थिति की कल्पना करके दुखी हो रहा है। वह स्वयं तो उनके पास नहीं पहुंच सकता, पर वह अपना संदेश बरसते सावन के माध्यम से पहुंचा रहा है। काव्यगत सौंदर्य इसका इस प्रकार है, कवि की पितृभक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है और उसका जो पितृ स्नेह है वो सराहनीय है। कविता की भाषा सरल और सुबोध है। सावन के लिए सजीला, हरा, पुण्य, पावन विशेषणों का प्रयोग किया गया है और जो रचनात्मक दृष्टि से अच्छा है। आदमी से भागता हूँ से कवि की अंतर्व्यथा का वर्णन मिलता है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। कविता तुकांत है। आइए इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में चलते हैं। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? रात भर पानी के गिरने और प्राण मन के घिरने में अत्यंत गहरा संबंध है। वर्षा की बूंदें गिरते ही मन उल्लसित हो जाता है, खुशी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी समय वियोगावस्था में अपनों से मिलने की इच्छा भी अधिक जागृत होती है। वर्षा के समय सुहावने मौसम में अपने घर के सदस्यों की याद तीव्र हो जाती है। अपने बहन भाइयों के साथ पानी में खेलना, कूदना, नहाना कवि को जेल में बैठे बैठे याद आ रहा है।
इसी कारण उसके मन प्राण व्याकुल हो गए हैं। इस प्रकार रात भर पानी गिरता रहा और घर तथा परिवार की यादें कवि के मन प्राण में छाई रहीं। अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? कवि ने घर को परिताप का घर इसलिए कहा है क्योंकि जब लड़कियां मायके में आती हैं तो उनका मन अपने परिवार के सदस्यों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। कवि की बहन जब मायके आई तो उसके लिए दुख की बात यह थी कि उसका एक भाई भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बंद था, जिस कारण घर में खुशी के वातावरण की जगह शोक की लहर थी। बहन ने जब अपने भाई को घर में नहीं पाया तो उसके लिए वही घर परिताप का घर बन गया। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? यहाँ पे पिता की कई विशेषताओं को उकेरा गया है। जैसे पिता के कवि स्वस्थ बलिष्ठ शरीर वाले हैं और वे नित्य व्यायाम करते थे। अधिक उम्र होने पर भी उन पर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं था। वे इस उम्र में भी दौड़ लगाते थे। उनका स्वभाव हंसमुख था। वे निडर और साहसी थे। उनकी वाणी में बादलों सी गर्जना थी। उनके कार्य करने की गति बहुत तीव्र थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका हृदय अत्यंत कोमल था। वे एक पक्के देशभक्त और बहादुर व्यक्ति थे। वे अत्यधिक भावुक व्यक्ति भी थे। तो ये रही उनके पिता की व्यक्तित्व की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताओ। मैं मजे में हूँ बस, मैं मजे में हूँ सही है, घर में नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। उपरोक्त पंक्तियों में बस शब्द 4 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बस का अर्थ केवल अर्थात छोटी सी बात है। दूसरी बार बस शब्द का उल्लेख केवल पहले बस शब्द का वर्णन करने के लिए हुआ है। तीसरी बार बस शब्द का प्रयोग बहुत बड़े महत्व वाला हो जाता है। चौथी बार बस शब्द बेबसी का भाव लिए हुए है, अर्थात सब कुछ होने के बाद भी बस प्रियजनों का साथ न होना ही सब रसों से वंचित कर देता है। इस प्रकार कवि ने एक ही शब्द को विभिन्न स्थितियों में अलग अलग भाव के साथ प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहता है। तो अंतिम पंक्तियों में कवि की मनोव्यथा का वर्णन हुआ है। वह जेल में बंद है, उसे सब लोग बेगाने लगते हैं, वह हर आदमी से दूर भागता है, उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है, अपने प्रियजनों की स्मृति में खोया रहता है। वास्तव में कवि जेल की यातनापूर्ण और कष्टदायी स्थितियों से दुखी है, अतः वह जेल के उस यातनापूर्ण जीवन व अपनी व्यथित मनस्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहता है, अन्यथा वे दुखी होंगे। तो यह रही आपकी कविता, उसका भावार्थ और उसके प्रश्नोत्तर। आपसे यह गुजारिश है कि जब ये वीडियो आप देखें तो अपनी पाठ्यपुस्तक को जरूर खोल कर रखें, क्योंकि उससे कविता को देखकर आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो हो सकता है कि ये जो कविता है ये अच्छी तरह से दिखाई न दे, क्योंकि ये एक्स रिकॉर्डर पर मैंने रिकॉर्ड किया है और पिछले वीडियो में भी मैंने देखा कि यह कमी रह गई थी। इतने में ही, धन्यवाद, नमस्कार।